everyone, this is Neelu Judia. Welcome to all of you on my YouTube channel Commerce Study Point. तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ऑडिट के साथ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पार्ट 1 इको। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है और उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब ये एज ए कंपलसरी यूज़ होती है, कब इसको विलासिता के रूप में लिया जाता है, क्या एरर्स होती है, क्या फ्रॉड्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है और कितने टाइप्स की ऑडिट होती है। तो ये सभी हमने अपने पिछले भागों में डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आप उन सभी भागों को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करें। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को और हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट, यानी कि अंकेक्षण से क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो ऑडिट करवाती है तो उसे क्या एडवांटेज मिलता है ऑडिट करवाने का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है इसमें अनुशासन कायम रहना, यानी कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई पॉलिसी स्टार्ट की जाती है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन वो एक समय के साथ धीरे धीरे क्या कम होते जाते हैं। तो जब कंटिन्यू हर ईयर ऑडिट होगी तो क्या होगा, वो जो अनुशासन, डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो क्या रहेंगे, कायम रहेंगे। तो उनको कायम रखना एक अंकेक्षण का लाभ है। फिर उसके बाद है कि भ्रष्टाचार समाप्त करना, यानी कि जो भी करप्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जा सकता है वो क्या होता है, ऑडिट के माध्यम से समाप्त। क्योंकि ऑडिट के साथ जो भी बिजनेस के जो भी हिसाब किताब के ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, चेक। तो भ्रष्टाचार समाप्त करना, अनियमितताएं, चोरी व गबन का प्रकट होना। फ्रेंड्स, ऑडिट का मतलब ही एक तरह की जांच है, ये एक ऐसी विवेचनात्मक जांच है। तो ये क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई अनियमितताओं, चोरी और गबन को प्रकट करता है। फिर इसका अगला पॉइंट है कर्मचारियों व प्रबंधकों को सावधान करना, यानी कि उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है या वो गलती करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, इससे संबंधित बातें बताकर अंकेक्षक द्वारा कंपनी के जो व्यावसायिक संस्था के जो कर्मचारी है उनको सावधान करना। व्यापार की सही स्थिति बताना। फ्रेंड्स, जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है, जब अपनी रिपोर्ट देता है तो वह व्यापार की सही स्थिति यानी ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करता है, उसका प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद है विनियोजकों की रखवाली करना। फ्रेंड्स, विनियोजक यानी कि इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो उन पैसा लगाने वाले व्यक्तियों को सही स्थिति प्रकट करने वाला अंकेक्षक को माना जाता है। ऑडिटर अपनी सही रिपोर्ट क्या करता है, इन्वेस्टर को देता है। फिर अगला पॉइंट है सच्ची व ईमानदारी का प्रमाण पत्र, यानी कि ऑडिटर ये बताता है कि कंपनी द्वारा सही तरीके से कार्य किया जा रहा है और ये जो कार्य है वह उसके बाद ऑनेस्टली किया गया है और वह सही है। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वह है कर्मचारी की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण मिलना, यानी कि अंकेक्षक जो अपने कार्य को करता है और रिपोर्ट देता है तो ऑडिटर कंपनी के मैनेजमेंट को ये बताता है कि हाँ, आपके कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य सही है, तो उनको क्या होता है, उनकी योग्यता का प्रमाण मिलता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स बहुमूल्य सलाह मिलना। अब बहुमूल्य सलाह मिलना से तात्पर्य यहाँ पे ये आता है कि जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी वैल्यूबल कंसल्टेंसी देता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखने के लिए, या अपने किस तरह से उनके बिजनेस को ग्रो अप किया जा सके, कैसे वो उनके लाभों को बढ़ा सके और किस तरह से उनकी लागतों को कम कर सके। फिर उसके बाद है हिसाब किताब का अधिक विश्वास होना, यानी कि जब किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर ली जाती है तो कंपैरिजन में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अधिक विश्वसनीय या वैल्यूबल हो जाते हैं, उनको आप एज ए प्रूफ कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो थे फ्रेंड्स एडवांटेज ऑफ ऑडिट। अब हम अगला पॉइंट जो कंटिन्यू करेंगे वह है अंकेक्षण की मर्यादाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब हर कार्य की कुछ लाभ कुछ दोष होते हैं, तो अंकेक्षण की भी कुछ लिमिटेशंस हैं ऑडिटिंग की। तो वो है, पहला है 100% शुद्धता की गारंटी नहीं, यानी कि ऑडिटर के द्वारा किया गया कार्य कभी भी 100% राइट नहीं हो, यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि सभी गबन का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं, यानी कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और वहाँ पे 100% चेकिंग नहीं होती है तो हो सकता है कोई फ्रॉड चेक ही ना हो, और अगर वो चेक ही नहीं होगा तो क्या डिस्क्लोज ही नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट है केवल राय प्रकट करता है। ऑडिटर जो है वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए अपनी
क्या देता है, ओपिनियन देता है। वह ये 100% अश्योर नहीं करता कि मेरे द्वारा किए गए पुस्तक की जांच एकदम 100% क्या सही है। फिर इसका अगला पॉइंट है कि कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं। देखो, जो कार्य कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं और ऑडिटर जिन्हें चेक करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह 100% बोले कि जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो क्या है, सही है, ऑनेस्ट है। व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। अब इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन किया गया है, ऑडिटर उसको चेक करता है कि वह सही है या नहीं, लेकिन क्या वह उस बिजनेस के लिए सही है या नहीं, इस बात का प्रमाण ऑडिटर नहीं दे सकता कि वह जो खर्चा किया गया है, क्या वह उस बिजनेस के लिए रिक्वायर है या नहीं। तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं। अब अंकेक्षण जो है एक पूरे एनुअल रिपोर्ट देता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके द्वारा एक छोटी छोटी बातों को क्या नोटिस नहीं किया जाता है। व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी। अब देखा, अपन स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि ऑडिटिंग का जो वर्क है क्या है, एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी भी कंपनी का जो ऑडिटर है वह उस कंपनी का कर्मचारी या कंपनी का 1,000 रुपये से अधिक का ऋणी व्यक्ति जो है वह क्या कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन ये सब बुक्स में है। अल्टीमेटली तो ये होता है कि जो ऑडिटर होता है वो एक तरह से अपना क्या नॉन पर्सन ही होता है। तो क्या व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कुछ प्राविधियां, यानी कि अंकेक्षण की कुछ टेक्निक्स की किस तरह से ऑडिटर जो है अपना वर्क कंप्लीट करता है, अपना कार्य करता है। तो उसमें पहला है भौतिक परीक्षण। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करके, जैसे स्टॉक ऑडिट करनी है, किसी एसेट्स की वैल्यूएशन करना है, तो क्या करेगा ऑडिटर, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है पुनः गणना करना। कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जिसे ऑडिटर क्या करता है, रिकैलकुलेट करता है और फिर अपनी ओपिनियन देता है। फिर उसके बाद पुष्टिकरण करना, यानी कि कंफर्मेशन। जिस तरह से बैलेंस शीट के कुछ आइटम होते हैं जैसे डेटर, क्रेडिटर वगैरह, तो ऑडिटर क्या करता है, उनको एक लेटर लिखता है और उनसे अपनी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है और उनकी किताबों में जो बैलेंस है उसको क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है उनसे। फिर उसके बाद है कि विवरण पत्रों का विश्लेषण। जो भी अपने विवरण पत्र होते हैं कंपनी के, उनकी क्या करता है, विश्लेषणात्मक जांच करता है। प्रवाह चार्ट, यानी कि किसी भी मद को वह एक फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या करता है, चेक करता है। फिर मूल प्रपत्रों की जांच, कंपनी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी चेक किया जाता है इस टेक्निक्स में। फिर उसके बाद है प्रक्रिया को दोहराना, जैसे कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वगैरह, जो कुछ आइटम्स होते हैं जैसे बेड डेप्स किस तरह से इन लोगों ने मेंटेन किया, तो वो उस प्रोसेस को दोहरा के क्या करते हैं, उसको वेरीफाई चेक करते हैं। फिर होता है कि क्रमानुसार जांच, यानी कि जब से व्यवहार हुआ है वहीं से उसको फर्स्ट जनरल एंट्री हुई, लेजर पोस्टिंग हुई, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आया, तो क्या होती है, क्रमानुसार जांच होती है। फिर उसके बाद है पूछताछ करना। अब ऑडिटर जब अपनी ऑडिट का कार्य करता है तो कंपनी के एम्प्लॉय से क्या करता है, क्वेश्चनरीज करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चनरीज बना के उनसे उनको फिलअप करवाता है, तो क्या पूछताछ करता है और अपने कार्य के लिए उसको यूज़ करता है। फिर उसके बाद है कि सहायक रिकॉर्ड की जांच, यानी कि कंपनी ने जो भी दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बनाए हुए होते हैं उनकी भी क्या की जाती है, जांच की जाती है। फिर उसके बाद है कि संबंधित सूचना से किसी मद का संबंध बिठाना। अब जैसे एक जो अंकेक्षण होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से क्या करना, मिलान करना। जैसे कि कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो चेक करेगा कि बदले में क्या सामान आ रहा है या परचेज हुई है, या फिर जब कैश बढ़ रही है तो कि ये पैसा कहाँ से आया है, डेटर से आया है, सेल्स हुई है, या एक दूसरे के साथ किसी भी रिलेशन को क्या करना, कोरिलेट करना। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह बताया गया है कि अंकेक्षक के गुण, यानी कि एक ऑडिटर बनने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए या क्या क्वालिफिकेशन, एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है लेखांकन के सिद्धांतों का ज्ञान, यानी कि एक व्यक्ति तभी ऑडिटर बन सकता है जब उसे क्या लेखांकन के, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है ग्रहणशीलता, यानी कि जिस भी कंपनी में ऑडिट कर रहा है वहाँ पे अगर कोई अन्य तरीके अपनाए जाते हैं या किसी अन्य अधिनियमों का प्रावधानों के अंतर्गत उसके वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, तो क्या ग्रहणशीलता होनी चाहिए किसी भी नई चीज़ को ग्रहण करने के लिए। फिर उसके बाद है कि अधिनियमों का ज्ञान, विभिन्न विभिन्न कंपनी मतलब अधिनियमों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वित्तीय विवरण बनाते समय लगते हैं। जैसे कि लेबर एक्ट में कोई बाल श्रमिक तो नहीं है,
इस तरह से कंपनी अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान होते हैं, तो उन सभी लॉज का क्या होना चाहिए, ऑडिटर को नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए और अंकेक्षण सिद्धांतों व व्यवहारों का ज्ञान, यानी कि कुछ ऑडिटर के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर एक ईमानदार, एक ऑडिटर जो है वो एक हॉनेस्ट ईमानदार पर्सन होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे कोई मुकदमा चल रहा हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे ना जिसको आप सत्य जिसकी बातों पे आप विश्वास ही नहीं कर सको, तो ऐसा व्यक्ति क्या ऑडिटर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का साहस, यानी एक ऑडिटर को क्या एक साहस, यानी कि अपन ने बताया कि ऑडिटर एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, तो उसे अकेला एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य कर सके, ऐसा व्यक्ति को ही क्या होगा, ऑडिटर होगा। फिर उसके बाद है गोपनीयता की क्षमता, कंपनी की कुछ भी जानकारी अंकेक्षण किसी बाह्य व्यक्ति को नहीं देना। बताया गया है कि ना वह किसी को भी, जब तक किसी अधिनियम के अंतर्गत इसकी आवश्यकता ना हो तब तक वह क्या कर सकता है, अंकेक्षण द्वारा जो जांच के अंदर जो भी तथ्य हैं, मतलब जो भी रिपोर्ट्स या कुछ भी सामने आती है नॉलेज किसी कंपनी का, तो वह किसी और व्यक्ति को वह बातें नहीं बता सकता। तो उसे क्या करना चाहिए कि गोपनीयता की क्षमता होनी चाहिए। शंकाशील नहीं, मतलब किसी भी आइटम को या किसी भी ट्रांजेक्शन को देख के उसके लिए क्या शंकाशील नहीं होना चाहिए कि हाँ इसमें फ्रॉड हो सकता है या इसमें कोई एरर हो सकती है। फिर उसके बाद है सूचनाएं निकालने की क्षमता, यानी कि जब वह कंपनी के एम्प्लॉय से बात करे तो उसमें इतने एनर्जी या एफर्ट्स होने चाहिए कि वो उनसे बात करके कोई कंक्लूजन निकाल ले या कोई रिपोर्ट निकलवा ले। फिर उसके बाद है रिपोर्ट लेने की योग्यता, रिपोर्ट लेखन की योग्यता। देखो जो ऑडिटर होता है वो अपना कार्य खत्म करने के बाद क्या देता है, एक रिपोर्ट देता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपनी क्या देता है, राय देता है। तो उसको उस रिपोर्ट लेखन की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि सहज बुद्धि, यानी कि एक नॉर्मल अपनी बुद्धि वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो उस बुद्धि का प्रयोग करके क्या करे, कॉमन सेंस यूज करे, है ना, कि हर चीज के लिए ऐसे शंकाशूल प्रवृत्ति इस टाइप से नहीं, मतलब कॉमन सेंस का यूज करे वो। फिर उसके बाद है अंकेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। पहला जो पॉइंट है वह है स्वतंत्रता की अवधारणा, यानी कि अंकेक्षक जो है वह क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। तो कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी क्या हो सकता है, ऑडिटर नहीं हो सकता है। दूसरा, कर्मचारी का कोई कर्मचारी है वह भी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। और तीसरा कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी में 1,000 रुपए से अधिक का ऋणी है तो वह भी क्या है, कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगली जो कुछ अवधारणा है वह है सारभूतता की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। जो ऑडिटर किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है तो उसको क्या कोई भी कैजुअल इनकम है, कोई कैजुअल एक्सपेंडिचर है जो अचानक से उत्पन्न हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर कोई भी एरर आ गई, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में मिस्टेक है, किसी भी लाइबिलिटी का जो अपन ने अनुमान लगाया था, प्रोविजन बनाया था, वो गलत है, या फिर अपना जो स्टॉक वैल्यूएशन था अगर उसमें कोई मिस्टेक की पता चलती है तो उसको भी क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। और कोई स्टेचुटरी लाइबिलिटी जो कंपनी को करना ज़रूरी है और अगर वह कंपनी ने नहीं की तो उसे भी क्या करना है, डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सही एवं उचित की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। अब देखो जब क्योंकि ऑडिटर एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और वह सारभूतता यानी कि मटेरियलिटी कंसेप्ट को यूज करता है, तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, ट्रू एंड फेयर, यानी कि उसने किसी भी मटेरियलिटी, कोई भी जो चीज है उसकी मटेरियलिटी जिसपे हो रही है उसको क्या करा, नहीं छोड़ा है। फिर उसके बाद है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण की अवधारणा, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनी द्वारा जिन भी लेखांकन नीतियों यानी कि जिन भी अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज किया गया है उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कुछ आधारभूत लेखांकन मान्यताएं, कि जब एक ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करता है तो ये मानता है कि चालू अवधारणा, यानी कि जो बिजनेस है वो क्या है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, यानी कि मतलब भविष्य में यह बंद नहीं होने वाला है, या फिर ये क्या दिवालिया नहीं हो जाएगा, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, ये गोइंग कंसर्न एज ए चलता रहेगा। फिर दूसरी है एक रूपता, यानी कि कंसिस्टेंसी। ये मान लेते कि ना जो लेखांकन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो क्या हर साल चेंज नहीं होती है, तो जो अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस स्टार्टअप के समय बनाई थी वो क्या कंसिस्टेंटली चल रही है। फिर अगली जो है वह है उपार्जन की अदा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस या इनकम होती है वो उस पर्टिकुलर पीरियड में या तो अपन ये मानेंगे कि अपने को मिल गई है या फिर या मिल जाएगी, या फिर उससे संबंधित जो खर्चे हैं वो खर्च हो गए हैं या फिर खर्च किए
माने जाएंगे। तो ये क्या होती है? उपार्जन की अवधारणा। तो फ्रेंड्स, ये था ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले भागों में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।